अभी राजस्थान विधानसभा की अंता विधानसभा क्षेत्र जो अभी रिक्त हुई थी, जिसके उपचुनाव अभी संपन्न होने वाले हैं। अभी जो उम्मीदवार सामने आए जिन्होंने नामांकन दाखिल किया और उनकी जो सभाएं हुई जिसमें भ्रामक प्रचार किया गया, इसका मुझे बहुत दुख है। मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि वो एक रटी रटाई सी पहले से सोची समझी और वही बात दोहराते दोहराते उन्होंने लगभग 1.25 साल निकाले। हमेशा वो पर्ची पर्ची पर्ची, पता नहीं उनको रात को सपने में भी पर्ची दिखाई देती होगी। हर बार वो इसी प्रकार की बात करते हैं, जबकि हमारी सरकार ने जो विकास के काम किए वो न केवल अंता क्षेत्र की जनता अपितु पूरा राजस्थान और हिंदुस्तान भी जानता है कि वर्तमान हमारे भजन लाल जी की सरकार ने जो कुछ भी राजस्थान में काम किए वो सर्वविदित है, सभी जनता भी जानती है। अब उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। जो उम्मीदवार मैदान में आए उन्होंने कोई भी नीतिगत बात नहीं की, अपने काम की कोई गुणवत्ता नहीं दिखाई और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केंद्र की सरकार इसके बारे में बोलते रहे। जबकि कोई भी उम्मीदवार मैदान में आता है, मैं ये सोचता हूँ एक स्वस्थ परंपरा ये होनी चाहिए कि वो अपना एजेंडा पेश करें। अपना एजेंडा यदि रखेंगे तो जनता को सही दिशा मिलेगी कोई भी निर्णय करने में। अब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने भी वही बातें दोहराई, नेता प्रतिपक्ष जूली साहब ने या पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने अथवा सम्माननीय डोटासरा जी ने, सभी ने वही बातें दोहराई और इसी प्रकार का भ्रामक प्रचार करने का काम करते हैं। ये देखिए, राजनीति के अंदर अपनी बात रखना चाहिए, अपनी विशेषता क्या है। अब वो ये बात नहीं रख पाए कि उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री जो भरत सिंह जी कुंदनपुर, जिन्होंने खुला एक नारा लगाया था, भाया रे भाया खूब खाया। अब इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं के एक मंत्री ने लगाए और वो मुख्यमंत्री जी उस समय के या उस समय के उप मुख्यमंत्री जी, उस समय के शिक्षा मंत्री जी और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष सभी उनके गुणगान करने में लगे हुए। तो क्यों नहीं वो अपने जो दिवंगत आत्मा जो अभी अभी इस दुनिया छोड़ करके और वो परलोकवासी हो गए, उनकी बात को उन्होंने कतई याद नहीं रखा, उनकी बात का उन्होंने कतई ख्याल नहीं किया कि इतना एक, जिसको मैं एक आदर्श राजनेता के रूप में मानता हूँ, भरत सिंह जी कुंदनपुर को, कि जिन्होंने इस प्रकार की बात कही थी खुलेआम, भाया रे भाया खूब खाया। मैं जानता हूँ प्रमोद जैन जी भाया मेरे साथ निर्दलीय विधायक थे, मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक था, वो निर्दलीय थे, कांग्रेस को हरा करके जमानत जब्त करवा करके और विधायक बन करके आए थे 2003 के अंदर। आज उसके गुणगान कर रही है कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी गुणगान कर रहा है, कांग्रेस पार्टी का उस समय का जो मुख्यमंत्री गुणगान कर रहा है। थोड़ा विचार करना चाहिए। फिर जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तो किसने की? ये उन्हीं की पार्टी के एक मंत्री ने खुल्लम खुल्ला कह दिया। यही नहीं, उस क्षेत्र की जनता भी जानती है। ये ठीक बात नहीं है। ऐसे राजनेताओं को विचार करना चाहिए कि कौन सी बात किसके लिए रखें। और कोई जातिगत गणित को लेकर के और मैदान में उतरा है, नीतिगत गणित कुछ भी नहीं है। नीतिगत सोच कोई, देखिए, देश काल की सोच होनी चाहिए, राष्ट्र के उत्थान की सोच होनी चाहिए, राजस्थान के विकास की सोच होना चाहिए। उस दिशा में तो कोई काम नहीं किया। मैं यदि बात करूं सम्मानीय गहलोत साहब की, तो वो जहां जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं उस क्षेत्र में वो कह रहे हैं कि हमने क्या विकास के काम किए। उनको ये नहीं दिखा, पानी की व्यवस्था करी, ERCP की योजना की, जिसका लाभ उसी क्षेत्र को मिलने वाला है। ये उनको ध्यान में नहीं है। जो 5 साल तक लगातार कुंडली मार करके बैठे रहे, ERCP की योजना जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारी आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने शुरू की थी,
उसके बाद गहलोत साहब की सरकार आ गई, 5 साल तक उस पर कुछ नहीं कर पाए। केंद्र के मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत बार बार बुलाते रहे कि आप अपना सेक्रेटरी तो भेज दीजिए, आपका मंत्री भेजो तो भेजो, नहीं तो सेक्रेटरी तो भेजो जो चर्चा करे, हम पानी दिलवाना चाहते हैं मध्य प्रदेश से। लेकिन वो अपना सचिव तक नहीं भेज पाए। और हमारी सरकार ने आते ही सबसे पहला काम वो किया, ERCP की यानी स्वीकृति दिला दी, सहमति कर दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने साथ में बैठ करके ERCP का समझौता भी कर दिया। समझौता ही नहीं, टेंडर हो गए, काम शुरू करवा दिया। ये बात भूलते कैसे हैं। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार तो किसने पनपाया, वो तो उनके खुद के मंत्रियों ने खुल्लम खुल्ला बोला है। तो इस विषय पर तो उनको चर्चा करना ही नहीं चाहिए था। वो करते हैं चर्चा कि खाद की कमी है। देखिए, खाद की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। हमारी सरकार ने किसान को और उनकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का काम किया है। अभी फिर बढ़ाया है, यानी डबल से भी ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया। अभी 3 दिन पहले हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आकर के गए। हमने पुलिस को कितना मजबूत किया। मैं सोचता हूँ कि मीडिया भी अच्छी तरह से जानता है और इस राजस्थान की जनता भी जानती है कि पुलिस को चाक चौबंद किया, कितनी जिप्सियाँ दी, कितने बोलेरो गाड़ियाँ दी नई ला करके, कितनी महिला पुलिस कर्मियों के लिए स्कूटी दी, कितना उनको साधन संपन्न कराया ताकि अपराधों पर किस प्रकार से अपराधी को तुरंत पकड़ा जा सके। ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के राज में पुलिस मार खा के आया करती थी। हमारे समय में अपराधी तत्काल पकड़े जा रहे हैं। किसी भी अपराधी को बचने नहीं दिया, हमने तुरंत गिरफ्तार किया है घटना घटित होते ही। अब एक मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मुझे बहुत दुख भी है कि कल जो एक बस दुखांतिका हुई, मुझे इसका बहुत दुख है। लेकिन एक बात विचार करना चाहिए कि बस एयर कंडीशनड बस के अंदर एयर वो जो उसका जो होता है वो लीक हो जाए और आग पकड़ जाए, इसमें सरकार की गलती है। क्या बात करते हैं, कुछ सोचो तो सही। ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक स्टेटमेंट देने से पहले विचार करना चाहिए। थोड़ा मतलब संवेदनशीलता तो होना चाहिए। छिद्रान्वेषण करो, कमी निकालो, गलती हमारी है तो निकालो, हम सुधार करने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन विषय वस्तु पर तो ध्यान देना चाहिए कि किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये दुखद घटना हुई, बहुत दुख है इस बात का, हम सबको बहुत दुख है। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री रातों रात चले गए, 3:30 बजे यहाँ जयपुर लौट के आए, जब तक कि सारी व्यवस्थाएं नहीं कर दी उसे। यानी क्या कैसे बातें करते हैं। हाँ, हमारी गलती है तो बताओ ना, उस पर तो कोई बात नहीं करते, अनर्गल बातें करते हैं। ये ठीक बात नहीं है। हमेशा किसी भी विषय पर कोई भी चर्चा करे, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। लेकिन उनके पास में मुद्दे है ही नहीं, किसी भी मुद्दे पर वो चर्चा कर ही नहीं सकते। आपसी सिर फुटवल की बात तो उनके अंदर थी, कितनी वो आपस में एक दूसरे को नकारा निकम्मा कहते थे, ये सर्वविदित है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार की बात होती थी कि स्वयं मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में, शिक्षा मंत्री जी डोटासरा जी की मौजूदगी में, यानी उस समय के मुख्यमंत्री गहलोत साहब, उस समय के शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी, उनके सामने शिक्षकों ने खुलेआम आरोप लगाए। तो अब ये क्यों, अपना सोचो ना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले खुद का विचार करना चाहिए। फिर मैं एक बात और बताऊं, हम लोग बहुत सोच समझ करके फैसला करते हैं। हम लोग सेवक, जन सेवक, वो मैदान में उतारेंगे। ऐसा व्यक्ति मैदान में उतारना चाहते हैं जो जनता की सेवा करे, सेवक बन करके सेवा करे, राज करने के उस मद में होकर के जाने की बात कल्पना भी नहीं करे, जन सेवक बन करके सेवा का काम करे। हम उसको महत्व देंगे, जन सेवक हम मैदान में उतारेंगे, देंगे विकल्प और जीतेंगे भी। यही बात कहना चाहता था। देखिए, हम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार उतारते हैं, जनता की भावनाओं को टटोलते हैं, हम सर्वे करते हैं। मुझे देखिए आश्चर्य इस बात का है कि जिस समय प्रमोद जैन भैया जी चुनाव हारे, वो उसी दिन से तिकड़म में लग गए, उसी दिन से कि मैं कैसे क्या करूं, कैसे इसको फंसाऊं, इसको कहाँ, कब का मुकदमा, कोई 2003-04 का मुकदमा, तब से वो घात लगाए बैठे रहे कि मैं इसको कैसे पटकनी दूँ, क्या करूँ, इसके खिलाफ मैं क्या क्या काम कर सकूँ। करो, कोई बात नहीं, मैं न्यायालय के उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता।
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस समय कांग्रेस ने सर्वे शुरू नहीं किया, जिस समय चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, उसी समय वो अपने आप को स्वयंभू उम्मीदवार घोषित कर चुके थे, उम्मीदवार भी घोषित कर चुके थे। और नामांकन में कहीं तारीख नहीं निकल जाए, पहले दिन जिस दिन नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी 13 तारीख को जाकर के फटाफट नामांकन भर दिया, कहीं कोई दूसरा आकर के और दावेदारी नहीं ठोक दे। यानी ये क्या बात है? क्यों लोकतंत्र में विश्वास नहीं है? जो लोकतांत्रिक तरीका अपना नहीं सकते? क्या जनता की अपेक्षाओं का पता नहीं कर सकते? क्या सर्वे नहीं कराना चाहिए था? हम विलम्ब हो रहा है, लेकिन विलम्ब कोई व्यर्थ नहीं जा रहा, हम सर्वे करवा रहे हैं। आम जनता क्या चाहती है, जनता की सोच क्या है, जनता की इच्छा क्या है, हम उसका ख्याल करते हैं। उसके हिसाब से हम उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे और चुनाव भी जीतेंगे, क्योंकि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम उम्मीदवार उतारेंगे तो जनता हमें आशीर्वाद देगी, निश्चित रूप से मिलेगा, हम जीतेंगे। भाजपा में कहते हैं कि हमारा तो 24/7 चलता है, 24 घंटे 7 दिन संगठन है, उसके बावजूद डिले हो रहा है। और जब पता था कि चुनाव की तारीखें हो गई, उसके बाद डिले हो तो प्रश्न उठना लाजमी हो जाता है। नहीं, एक बात सवाल हो रहा है, क्योंकि उड़ीसा और जम्मू कश्मीर के उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है, ऐसी क्या वजह है जो राजस्थान के अंदर लगातार देरी हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि सर्वे करवा करके नेतृत्व को भेजते हैं। हमारा सिस्टम जो है वो पारदर्शी है। हमारा सिस्टम जैसे एक तो सबसे खबर लेना, सूचनाएं एकत्रित करना और एकत्रित करके नेतृत्व को दे देना। वहाँ पर भी कोई भी हमारा नेता अपनी रिपोर्ट भी देता है और उसके बाद में बहुमत के आधार पर या उसके सर्वसम्मत जो भी है वो फैसला हो जाता है। इसलिए देरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम विद इन द पीरियड, समय के पहले समय में ही निश्चित रूप से प्रक्रिया हमारी पूरी कर लेंगे। हम उम्मीदवार कल आपने कहा था कि आज ही घोषणा हो जाएगी, कल की आपको आज मैं एक बात आपको बताऊं, कल की घटना पर तो आप खुद भी बड़े चिंतित होंगे। कल किस प्रकार की घटना हो गई थी, और ऐसी घटना के समय में हम कोई भी इस प्रकार की घोषणा करके या कहीं पर कोई गम, कहीं खुशी, ऐसा वातावरण तैयार नहीं करना चाहते थे। हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं, हम कर लेंगे। कल की घटना ऐसी थी, हृदय विदारक घटना थी, हृदय विदारक घटना थी, और ऐसी घटना को टाला जा सकता था। और ऐसे में कांग्रेस आज नारे लगा रही है जोश से, जुलूस के साथ, खुशियां मनाते हुए। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई। थोड़ा सा भी विचार नहीं आया कि किसी के घर के चिराग बुझ गए, किसी के बच्चे अनाथ हो गए और इधर इनको खुशियां मनाने का अवसर मिला है। थोड़ा सा भी चिंता तो होनी चाहिए थी। हम लोग चिंता कर रहे हैं, हमें मालूम है कि मीडिया हमसे पूछेगा, लेकिन हम धैर्य रखते हैं। हम जानते हैं इस बात को कि स्थितियों का ख्याल नहीं रखेंगे, किसी की संवेदना का ख्याल नहीं रखेंगे, किसी की आत्मा रो रही है और उस समय हम किस प्रकार से जोश मना रहे हैं, ये थोड़ा चिंता का तो होना ही चाहिए था ना। ये जिनकी मर गई है इस प्रकार की संवेदनाएं मर चुकी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम सोच समझ के काम करेंगे। एक मिनट, हाँ, आरोप लगा रहे हैं कि आपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करा और अपनी पत्नी को हेलीकॉप्टर से एक मैं बात आपसे कहूँ, देखिए, ये हनुमान जी की भी संवेदनाएं मर चुकी है। मैं आपसे बताऊं, मेरी पत्नी को ब्रेन में क्लॉट आया, उनका हाथ काम नहीं कर रहा था, मुझे सूचना मिली, मैंने हेलीकॉप्टर मंगवाया। हेलीकॉप्टर का पेमेंट मेरी फैक्ट्री से हुआ है, उसी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है जिस फैक्ट्री की मालिक मेरी पत्नी है, और उसी के नाम का बिल है, उसी के नाम का हेलीकॉप्टर लिया गया, उसी से पेमेंट भी हो गया। ये क्या मतलब, बिलो बेल्ट अटैक इसी को बोलते हैं, जिसकी संवेदनाएं मर चुकी। अरे मेरी पत्नी का हाथ काम नहीं कर रहा था, मोबाइल पकड़ा नहीं जा रहा था, मुझे ये जब बताया गया तो मैं हेलीकॉप्टर नहीं तो क्या कैसे जाऊंगा मैं, कल्पना तो यानी वो क्या सोच है उन लोगों की। मैंने पेमेंट किया है, मेरी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है। अब कमाल हो गया, ये कैसी बातें करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी को थोड़ा समझना चाहिए कि इतनी घटिया स्तर की सोच नहीं रखे। मैं इसको घटिया मानसिकता शब्द प्रयोग करूंगा। कहाँ तो मैं कहता हूँ धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने मुझे पूछा, मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद सचिन पायलट जी को,
जिन्होंने मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद डोटासरा जी को भी, जिन्होंने एक मतलब वो अपनत्व दिखाते हुए मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। और वो एक व्यक्ति ऐसे हैं कि जो पूछना तो कहीं रहा और उल्टा ये कहाँ है, और मैं सरकारी तंत्र का उपयोग करूंगा। कमाल हो गया, कैसी बातें करते हैं वो। बिल मेरी फैक्ट्री के नाम का, पेमेंट मेरी फैक्ट्री से हुआ, और वो इस प्रकार की बातें करते हैं। वो उनकी आदत है भैया, वो करते हैं ऐसा। कभी बिजली का बिल नहीं भरते हैं, मकान खाली नहीं करते हैं, कभी वो क्या क्या कर लेते हैं। कहाँ से वो, उनके कौन सी फैक्ट्री चल रही है जो उनके हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, बताएं तो जरा। मेरी फैक्ट्री चलती है 1979 से मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ। मेरी पत्नी इनकम टैक्स पे ही है, वो भी इनकम टैक्स देती है। 1979 से मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ, 1982 से मेरी पत्नी इनकम टैक्स दे रही है। हम अपनी व्यवस्था से चलते हैं भाई, अपनी चमड़ी अपनी दमड़ी से राजनीति करते हैं, किसी के भरोसे नहीं करते। वो करते हैं जो दूसरे के दम पर खेलते हैं, कूदते हैं और हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। ये ऐसी बात करना लाजमी नहीं था। मैं सोचता हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी को थोड़ा समझ लेने की ज़रूरत है, कुछ स्तर सुधारने की ज़रूरत है। मैं लोकतंत्र की, देखो अपन लोकतंत्र के प्रशंसक हैं। किसी भी नागरिक को दावेदारी करने का हक है, और किसी को भी अपना कि मैं जीतूंगा, मैं करूंगा कहने का हक है। आज जो व्यक्ति कह देगा मैं जीत नहीं रहा हूं, केवल लड़ रहा हूं, तो उसकी दुकान खाली हो जाएगी। इसलिए वो तो आज तो यही कहेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जीतूंगा। इसी उम्मीद से लोग लड़ते हैं, लड़े। सर, उन्होंने एक चीज़ देखने को आ रही है, तमाम जो विपक्षी नेता हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे डोटासरा हो, चाहे कोई हो, सीएम को निशाने पर लेते हैं और कहते हैं कि सीएम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है सरकार में। मैं सीएम की बात करूं, देखिए एक बात आप समझिए कि जीतते ही ईआरसीपी का काम किया, जीतते ही राइजिंग राजस्थान का काम किया, और बाहर भी गए, इन्वेस्टर्स को लेकर के आए। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जिसमें 7 लाख करोड़ के एमओयू धरातल में उतर गए। मैं बताता हूँ, मेरे फालना में सेलो कंपनी का ग्लास का बाउल बन रहा है, जिसकी नींव भजनलाल जी के राज में हुई, जो प्रोडक्शन में आ गई फालना में। मैं खुद उस फैक्ट्री को मैं देख के आया। बड़े कर्मचारी भी, स्थानीय स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर्स वहाँ काम कर रहे हैं। ग्लास के, कांच के बाउल्स बन रहे हैं, कांच की गिलासें बन रही है, कांच के बर्तन बन रहे हैं, वो कारखाना लग गया। ऐसे ही कई एम्ब्रेला इंडस्ट्रीज नई लगी है, कई ऐसे एमओयू हुए पर्यटन की दृष्टि से भी, वो भी काम चालू हो गया। ऐसे जब कई काम 7 लाख करोड़ के जब काम धरातल पे उतरे हैं, होगा। हमने एक एक इन्वेस्टर्स के पीछे एक एक अधिकारी लगा दिया, वो अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहा है। अच्छा ये देखिए, पहले की सरकारों ने भी एमओयू किए, लेकिन वो धरातल पे क्यों नहीं उतरे? कि वो सरकारें अस्थिर थी। दिल्ली में किसी की सरकार, राजस्थान में किसी की सरकार, और राजस्थान में भी जो सरकार वो टांग खिंचाई की सरकार, कोई किसी की कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, कोई कुर्सी छीनने में लगा हुआ है। तो कोई भी इन्वेस्टर धन नहीं लगाएगा। इन्वेस्टर धन तभी लगाएगा जब उसको स्टेबल गवर्नमेंट दिखेगी, स्थायी सरकार दिखेगी कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो जब तक उत्पादन में आएगा तब तक ये सरकार संरक्षण देगी, खड़ी रहेगी। ये तो उसको उम्मीद होना चाहिए ना, तभी जाकर के। और इन्वेस्टर्स धन लगाता है, कौन डुबाने के लिए थोड़ी कोई लगाता है। और इन्वेस्टर्स लगाएंगे, मैं आपसे फिर विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से और हम रिजल्ट अच्छा लाएंगे, राइजिंग राजस्थान का परिणाम भी अच्छा लाएंगे। राजस्थान के उद्योग, कितनी नौकरियां लगा दी, ये हमारे विपक्ष को नहीं दिखता। कितने 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां लगा दी। जो एमओयू हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके अंदर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितने लोगों को रोज़गार मिला है, कितने लोगों को और किसान सम्मान निधि मिली है। 6,000 केंद्र सरकार, 3,000 राजस्थान सरकार। ये पहले तो कभी नहीं सोचा भाई। गहलोत साहब ने सोचा क्या, और किसी सरकार ने सोचा क्या? ये भजनलाल जी की सरकार है जिसने 3,000 रुपया अपनी तरफ से किसान को किसान सम्मान निधि में दिया। कितना रुपया होता है, जोड़ लगा करके देख लो कितना रुपया होता है, इतना रुपया दे दिया। इसके अलावा भी आज पानी की व्यवस्था,
किसान को खेत में पानी मिलना चाहिए। और फिर हमारे मोदी जी ने जो जीएसटी रिफॉर्म किया, कितनी और लोगों को राहत दे दी। ये क्यों नहीं प्रशंसा कर रहे हैं? प्रशंसा के शब्द क्यों नहीं फूट रहे हैं इनके मुंह से? बोलना चाहिए ना, अच्छे काम की प्रशंसा भी करो। कमी गिनाओ ना, हमारी कोई भी कमी गिना दे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक कमी गिना दो, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम ठोक के बोलते हैं ना, हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास में काम है, हमने करके दिखाया है। खुल्लम खुल्ला चुनौती देते हैं ना, कोई बोले। कोर कमेटी की बैठक हुई, मैराथन बैठक चली, सभी लोग शामिल हुए, कुछ तो निष्कर्ष होगा। दिल्ली कितने नाम गए? क्या भाजपा इसमें भाजपा में पत्र दिवाली से पहले नामांकन दाखिल कर देगा? बिल्कुल 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 करेगा। बहुत टाइम दे दिया आपने मुझे, करेंगे। ये इन्होंने तो पूछा दिवाली से पहले, अब ऐसे मिलना जुलना होता रहेगा। वैसे तो आप देखिए, एक बात है, जो इंतजार में मजा है। तो यहाँ तो इतना हो रही है, इतना हो रही है। मीडिया के साथ में हो फिर वो करते हैं यही। वैसे मीडिया का भी सम्मान है, पूरा सम्मान है। आपकी भी भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। अच्छा सर, एक सवाल होता, टिकट डिक्लेरेशन आप यहाँ से करोगे या दिल्ली से कोई आएगी हमारे पास? चलो कोई नहीं, आपको मिल जाएगी चाहे। असली मुद्दा हमारा आज का ये था, और कमेटी की बैठक और प्रत्याशी कब मिलेगा। आपने ठीक है उनके नामांकन रैली को लिया है आप, लेकिन हमारे जो जवाब था, जो सब हम इंतजार करें, वो इसी बात का बता दूं क्या? एक बात है, देखिए, वैसे हमने जो रिपोर्टिंग्स आई वो नेतृत्व को दे दी। नेतृत्व से बहुत जल्दी हमको निर्देश मिल जाएंगे, मैं आपको सूचित कर दूँगा। क्या भाई साहब 2 नाम भेजे हैं, 3 नाम भेजे हैं, 4 नाम का पैनल भेजा है, कितने नाम सजेस्ट करके आपने नेतृत्व को भेजे हैं? क्योंकि 4। एक बात बताऊँ मैं आपसे, हमारा काम है सबकी सब, जैसे मीडिया क्या करता है, सबकी खबर ले और सबको खबर दे, तो हमारी है सबकी खबर ले और नेतृत्व को दे, हमने दे दी। क्या दिए वही जानना चाह रहे हैं। आपने नाम ये भेजे हैं, थोड़ा तो पर्दे में रहने दो। ये पैनल तैयार है या आपने नाम भेजे कि ये मान नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा है भी नहीं। हमारे यहाँ पर बिल्कुल ये तालमेल है। सारे ही नेता हम आपस में चर्चा करते हैं। मैं भी जाता हूँ, मैं भी चर्चा करता हूँ, हमारे नेता भी चर्चा करते हैं, सब आपस में बैठ करके ही तय करते हैं। हमारे यहाँ ये गुटबाजी नहीं है। जो तय करेंगे, जैसा तय करेंगे, जो कहेंगे वहाँ मैं काम करूँगा। एक बात मैं निवेदन करूँ, निर्णय सामूहिक होता है, घोषणा एक व्यक्ति से होती है, और उसके लिए उन्होंने जैसे अध्यक्ष को बना रखा है तो अध्यक्ष की बात कहेंगे, बाकी सामूहिक निर्णय होता है, साथ में बैठ के चर्चा होती है। घोषणा वो मेरे से करवाना चाहेंगे तो मैं कर दूँगा।